वो पिताजी का ही था, उनका एक ख्वाब था कि आप एक चिकित्सक के नाते अपनी खिदमत खल्क यानी समाज की सेवा करें। उनका ये बाइक जब मेरा मेडिकल में हुआ तो लूना दिलाई थी मुझे पहली, जो मेरी व्हीकल था। पापा ने उसमें पीएमटी में होने के उसमें वो इनाम के रूप में इनाम के गिफ्ट रूप दिया। में, बिल्कुल। तो काफ़ी साल तक लूना रही। फिर फाइनल ईयर में आया तब मेरे को होंडा हीरो होंडा बाइक। अच्छा डॉक्टर साहब, आप वाले समय में, और चूंकि आप बीकानेर रहते हैं, मेडिकल कॉलेज यहीं है, आपका आना जाना रहता ही है, बिल्कुल। आपने जब डिग्री की उस समय के माहौल और अब एसपी मेडिकल कॉलेज के माहौल में आपको कोई फर्क महसूस होता है? जैसे मैंने आपको बताया, पूरे वहाँ आज के लिए हर कंट्री की तरफ से एक मेडिकल मिशन की टीम आती है, लेकिन जो वहाँ एक रेपुटेशन या जो अपनी भारतीय चिकित्सा मिशन को मिला, वो मैंने देखा कि वो बाकी, क्योंकि वहाँ टेम्परेरी लाइसेंस लेने के लिए, जैसे हॉस्पिटल हम 2 हॉस्पिटल मक्का में, एक मदीना में हॉस्पिटल एस्टेब्लिश करते हैं आज के टाइम में, और उसके अलावा अलग-अलग, जैसे अपने बीकानेर में अलग-अलग एरिया में अलग-अलग डिस्पेंसरीज़ हैं, तो वहाँ भी भारतीय चिकित्सा मिशन डिस्पेंसरी नंबर 1, 2, 3 इस तरह से 14-15 तो मक्का में, मदीना में भी होती है 5। हरम शरीफ जो काबा शरीफ है, जो मेन मस्जिद है, जो हमारे मक्का के अंदर जो मस्जिद है हमारी हरम शरीफ, उसके अंदर पापा जी ने भी दुआ मांगी कि साबिर सर जिस तरह से ड्यूटी पर आए हैं, उस तरह से मेरा बेटा बेटा भी भी है। डॉक्टर बने, तो एक दफ़ा उनको भी अल्लाह मौका ये देना। 91 की बात है 91 की बात। और वो दुआ कबूल हो गई। हमारे यहाँ डॉक्टर्स को भगवान का रूप माना गया है और डॉक्टर्स भी पेशेंट की रक्षा के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। डॉक्टर्स के सार्वजनिक जीवन के बारे में जानकारी मिल ही जाती है, परंतु लोग जानना चाहते हैं उनके व्यक्तिगत अनुभव। आज जो हमारे मेहमान हैं, उनके सार्वजनिक और निजी जीवन के बीच कोई हाशिया नहीं है। लोग उन्हें उनकी सादगी के लिए पसंद करते हैं। उन्हें मेडिकल के क्षेत्र में बड़े बड़े पदों पर भी अपनी सेवाएं देने का मौका मिला। आज हमारे साथ चर्चा के लिए उपस्थित है बीकानेर के चर्चित डॉक्टर मोहम्मद अबरार पंवार। तो चर्चा सुनने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, मैं ब्रिजमोहन रामावत, टॉक विद बीएमआर में आपका स्वागत है। अबरार साहब, टॉक विद बीएमआर में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद ब्रिजमोहन जी। आप बीकानेर के बिल्कुल छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं। आपकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई? नहीं, चूँकि पिताजी शिक्षक थे, तो बीकानेर में उस टाइम शिफ्ट हो गए थे। नौकरी पेशा थे, तो इसलिए यहाँ तो प्रारंभिक शिक्षा ही शहर में हुई। बीकानेर में? जी। पिताजी आपके शिक्षक थे? जी। कौन से स्कूल से हुई आपकी प्रारंभिक शिक्षा? सबसे पहले तो गंगा चिल्ड्रन स्कूल में था, फिर बीबीएस में पापा ने वहाँ करवाया था। उसके बाद फिर 9th, 10th, 11th सादुल पब्लिक स्कूल में, जो अब आजकल सादुल स्पोर्ट्स स्कूल बन गई। तो आपने जब बीबीएस में एडमिशन लिया उस समय तो गर्ल्स बॉयज दोनों हुआ करते थे? नहीं, हमारे टाइम तो सेपरेट हो गई थी? सोफिया स्कूल में पुराने टाइम में शायद गर्ल्स बॉयज़ थे, फिर बाद में फिर सिर्फ गर्ल्स स्कूल बन गई थी। हमारे समय बीबीएस में तो अच्छा, सिर्फ पहले पुरानी सोफिया स्कूल है जी, जी। और उसके बाद में बीबीएस फिर को बीबीएस में, बीबीएस खाली बीकानेर बॉयज़ स्कूल नाम ही उसका यही था। लड़कों को उधर शिफ्ट लड़कों कर को दिया। उधर कर दिया था। बचपन कैसा रहा आपका? बचपन बिल्कुल, जैसे बताया मैंने, शिक्षक पुत्र हूँ तो अनुशासित रहा पूरा और अच्छा रहा। गाँव में भी मतलब ग्रामीण परिवेश के साथ-साथ शहरी दोनों का अनुभव रहा। पिताजी की डांट डपट पड़ती थी? बिल्कुल। जैसे वो अपने स्टूडेंट्स के साथ थे, वैसे ही हमारे साथ, और अपने स्कूल में भी वो जहाँ भी रहे, तो आज भी वो जहाँ भी रहे, वो मेरे को कुछ कुछ मिलते हैं काफ़ी उनके उनके स्टूडेंट्स। शिष्य? जी। तो वो बताते हैं कि वो उनको भी जैसे हमारे से अनुशासन चाहते थे, वो उनसे भी चाहते थे, तो काफ़ी याद करते हैं उनको। अच्छा, ऐसा भी हुआ कि आप जिस स्कूल में पढ़े उनकी पोस्टिंग वहीं रही? नहीं, ऐसा नहीं हुआ? जी। पापा सादुल में, सिटी स्कूल में, फिर लास्ट में आरसीबी कॉलोनी स्कूल है, वहाँ प्रिंसिपल बन गए थे, फिर वहीं से रिटायर? रिटायर। अब सबसे पहली पोस्टिंग तो राशि सर थी, और उसके बाद नोखा भी रहे, फिर बीच में अजमेर भी कुछ टाइम रहे, और ज़्यादातर फिर सादुल, और 70s में फिर सादुल में आ गए थे, फिर सिटी में रहे लंबे टाइम, फिर ये आरसीबी स्कूल। आप कितने भाई बहन हैं? एक ही भाई, तो एक ही हूँ, सिस्टर 2 हैं। 2 बहनें। बड़ी हैं? एक बड़ी है, एक छोटी है। वो क्या करती हैं? हाउसवाइफ है दोनों। दोनों ही? जी। बीकानेर ही? बीकानेर।
एक लड़का होने का आपको फायदा मिला? जी, वैसे तो खैर पापा का यही था कि सभी बराबर से ही हैं बहन भाई, लेकिन अ, हाँ, बस वो स्पेशल ट्रीटमेंट तो स्पेशल नहीं? ट्रीटमेंट वाला नहीं। डॉक्टर बनना है आपको, ये खुद की उपज थी का पिताजी का? नहीं, खुद का भी था, लेकिन मुख्य जो प्रभाव था मेरा इस पर, वो पिताजी का ही था। उनका एक ख्वाब था कि आप एक चिकित्सक के नाते अपने खिदमत खल्क यानी समाज की सेवा करें। उनका ये जनरली ये देखा जाता है कि शिक्षक अपने पुत्र को शिक्षक बनाता है। जी, एक उस समय में तो यही होता था। जी, जी, बिल्कुल। तो ये फील्ड चेंज क्यों? क्या कोई इसके पीछे कारण था, ऐसे ही? हाँ, नहीं, कारण तो नहीं था, वो ग्रामीण परिवेश से आए थे। मेरे जो ताया जी हैं, पापा जी से जो बड़े ब्रदर हैं, वो उन्होंने उस वक़्त डून कॉलेज से फिर ऐसे होते हुए वो अमेरिका चले गए थे। तो वहाँ उन्होंने बताया कि इंडियन जो डॉक्टर्स हैं, उनकी अमेरिका में भी, पूरे विदेशों में जो सबसे ज़्यादा साख जो है, भारतीय चिकित्सकों की है। वैल्यूज जो है। बिल्कुल, वो रेपुटेशन जो है और विश्वास है लोगों का, वो अपने इंडियन डॉक्टर्स के आज भी है। मैं भी जैसे आज मेडिकल टीम के लिए गया, तो वहाँ भी मैंने देखा, भारतीय जो हमारे चिकित्सक हैं, उनकी एक जो उनकी सिंसियरिटी है, उनकी ड्यूटी के प्रति जो डिवोशन है, उसका कहीं भी मुकाबला नहीं है। पूरे वर्ल्ड में जी, भारतीय डॉक्टर्स की एक अलग ही साख है। अलग पहचान है, तो बिल्कुल। ये बातें पिताजी की और ताऊजी की आपस में होती होंगी। जी, बिल्कुल। पिताजी कन्विंस हुए जी, और आपको कहा कि डॉक्टर बनना है। बिल्कुल। पहले सब्जेक्ट जो 9th में ले लिया जाता था। जी, हमारे हाँ। वक़्त 9th में फिर 10+2 जब हम लोग ने फर्स्ट ईयर जैसे हमने डून कॉलेज से की थी, हाँ, तो हमारे नेक्स्ट बैच से ये 10+2 सिस्टम हो गया था। फिर स्कूल में ही 12th होने अच्छा, लगी आपका थी। लास्ट बैच है। लास्ट बैच था हमारा। उस समय पिताजी ने कहा भी बायो लेनी है। उनका ये सपना था। आप वाले समय में पीएमटी हुआ करती थी। पीएमटी, वो भी हमारे वक़्त राजस्थान पीएमटी जो आरपीएमटी थी, उसी की ज़्यादा हम लोगों को नॉलेज थी। हालाँकि सेंट्रल पीएमटी भी होती थी, लेकिन सीपीएमटी का इतना यहाँ लोगों को नहीं था ध्यान। कोचिंग सेंटर्स वगैरह भी उस वक़्त होते नहीं थे। तो आरपीएमटी का ही ध्यान था, अभी आरपीएमटी होती है और लिमिटेड सीट्स थी, क्योंकि 5 ही हमारे वक़्त 5 ही मेडिकल कॉलेज थी। पूरे हाँ, राजस्थान में। पूरे राजस्थान में। ये कोटा भी हमारे नेक्स्ट फेज़ से शुरू हुई थी। जी। उससे पहले एसएमएस जयपुर, बीकानेर, अजमेर, जोधपुर और उदयपुर 5 थी। 500 सीटें थी, तो 500 सीटों में ही आपको सेलेक्ट होना है। सेलेक्ट होना है। हम्म। तो उसी हिसाब से फिर वो तैयारी वगैरह मेहनत करनी। तो आपने तैयारी, फिर कोचिंग तो थी नहीं, तो तैयारी कैसे की? ज़्यादातर तो घर पे ही की। सेल्फ स्टडी। जी, सेल्फ स्टडी, कोचिंग वगैरह तो नहीं था उस वक़्त। एक हमारे जैसे डून कॉलेज में प्रोफ़ेसर थे टीएन नाग सर, उनसे बॉटनी के लिए हमने वहाँ उनसे अ, बॉटनी पढ़ाई की थी। एक हमारे पड़ोस में ही हमारे सीएम तिवारी सर थे फिज़िक्स के प्रोफ़ेसर, तो उनकी बच्ची भी मेरे मेडिकल में मेरे बैचमेट ही थी। वो अभी आरएनटी उदयपुर मेडिकल कॉलेज में प्रोफ़ेसर हैं। अच्छा, तो उनसे पढ़ी फिजिक्स आप। जी, आपका सिलेक्शन 12th के साथ हुआ या आपको ड्रॉप लेना पड़ा? ये ड्रॉप लेना पड़ा। 12th के साथ मैंने जब पीएमटी दी, तो मेरा वो भी एक मतलब दुखदाई, वो अभी तक हमेशा जीवन में याद रखने वाला है। मेरे 491 रैंक थी, और 490 रैंक तक हुआ था उस टाइम सिलेक्शन, क्योंकि लिमिटेड सीट्स थी। अच्छा, आपका 491 था जी, 12th के साथ? जी। उसमें लिमिटेड सीट्स थी, तो पूरे राजस्थान में मैं एकमात्र था जो 1 रैंक और 1 नंबर से रह गया था। 762 का हुआ था लास्ट सिलेक्शन। अभी भी याद है मेरे को, उस टाइम 1200 का पेपर होता था और मेरे 761 मार्क्स आए थे। तो मैं एक एक समय के लिए तो डिप्रेशन में चला गया था। फिर फादर ने और उनके साथी जो शिक्षक हैं, उन्होंने आके मेरे को मोटिवेट किया कि जीवन में ये तो उतार-चढ़ाव होते रहते हैं, आपने मेहनत की, अच्छा रहा। तो मैं वेटरनरी में मतलब टॉपर था हिसाब से। जी। उस वक़्त टी आरपीएमटी अलग नहीं होती थी, आरपीएमटी के साथ ही। अच्छा, उसके नीचे जी, वाले को ले उसके लिया। नीचे तो हाँ, उसके आप टॉपर हो गए। हाँ, लेकिन मैंने फिर जॉइन नहीं किया था हाँ। वेटरनरी। तो फिर वो सबने मोटिवेट किया, तो फिर दोबारा मैंने फिर घर पे ही तैयारी की। अगले साल हो गया जी, अगले साल 235 रैंक आई थी, तो बीकानेर मेडिकल कॉलेज मिल गया था। एसपी मेडिकल कॉलेज जी। बीकानेर। 12th में आपके कितने सहपाठी थे? कितने बच्चे थे 12th में एक साथ? डून कॉलेज में
वही अलग अलग बैच थे, जैसे हमारा आप वाले बायोलॉजी हमारे की यदि वो बात करूं मैं, हाँ उस 100 के करीब थे, 100 में से डॉक्टर कितने बने? 10-15 के करीब तो तो अच्छा रेशियो है अच्छा अनुपातिक रूप से तो। जी जी। कुछ का 12th में हो गया था, हाँ मतलब उसमें हाँ, फर्स्ट ईयर वो के साथ, ड्रॉप होकर के हुआ कुछ का पर फिर ड्रॉप होके 10 के करीब हो गया था। अब 10वीं आपने करी बीबीएस से? नहीं, पब्लिक स्कूल में आ गया था। अच्छा, पब्लिक पापा स्कूल जी में। ने कहा कि भाई वो सीबीएसई थी बीबीएस हाँ में, हाँ, तो तो पापा आप जी ने कहा सादुल स्कूल आपको में आ गए थे? साउथ पब्लिक स्कूल, हाँ जो अब आजकल सादुल स्पोर्ट्स स्कूल बन गई। जी। तो उसमें पापा ने कहा भाई अपने को राजस्थान बोर्ड से आगे पीएमटी देनी है, तो राजस्थान बोर्ड में ठीक रहेगा। 10th ठीक रहेगा कि हाँ। कोर्स वगैरह। तो 9th में इधर आ गया था पब्लिक स्कूल में। उस वक्त पब्लिक स्कूल का भी बहुत अच्छा नाम रेपुटेशन था। नाम था उनका। हमारा एंट्रेंस टेस्ट हुआ था 9th में भी, तो उस आधार पर फिर उस आधार पर आपका एडमिशन हुआ? जी एग्जाम के आधार पर आपकी वहाँ मेरिट बनी और हाँ जी एडमिशन हुआ बिल्कुल, रिटन टेस्ट हुआ था 9th में। 9th 9th 10th और 11th 11th तीनों आपने वहीं से करी? जी। पब्लिक स्कूल में भी अच्छे संस्मरण रहे, और पढ़ाई के साथ साथ वहाँ स्पोर्ट्स और एनसीसी और सभी का अच्छा अनुभव रहा, अनुशासन भी अच्छा रहा वहाँ। उस समय सादुल स्पोर्ट्स स्कूल का एक अच्छा वो रेपो था, उस समय सादुल पब्लिक स्कूल नाम था पब्लिक इसका। स्कूल था उसके शायद हमारे हमने जब 11th की उसके 1-2 साल बाद ही स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स स्कूल में स्कूल बन गए कन्वर्ट थे। हो गया था। हाँ, तो फिर उसमें फिर सिर्फ स्पोर्ट्स के जो अपने बेस पर ही एडमिशन होने लग गया था, तो फिर वो पब्लिक स्कूल वाला वो नहीं रहा एजुकेशन में थोड़ा। पहला जो बोर्ड एग्जाम होता है वो जी आदमी लाइफ टाइम याद रखता है। बिल्कुल आपको याद है वो? बिल्कुल अरे आप आश्चर्य करोगे, मुझे 10वीं के आज तक रोल नंबर याद है, अच्छा क्या क्योंकि वो बोर्ड एग्जाम था। बोर्ड एक, एग्जाम एक उसका उसके बहुत ही प्रति एक अलग क्रेज होता अलग था। ही क्रेज था बिल्कुल। हम्म। और बोर्ड का उस टाइम हमारे जो अलग ही मतलब उसका था कि उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसका रिजल्ट आएगा, पेपर में आता था उस वक्त वो पेपर का वेट करते थे। वेट करते थे। जब आपने 10वीं का एग्जाम दिया तो 10वीं के जो बच्चे हैं वो अब तक आपके संपर्क में हैं, वो सहपाठी? बिल्कुल कितने के लोग? काफ़ी लोग हैं। हमारा जैसे पब्लिक स्कूल में जब हमारा एडमिशन हुआ तो वहाँ इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम 2 बैच थे। तो हमारा इंग्लिश मीडियम के 10 बच्चों का अलग बैच था, तो सभी संपर्क में हैं। उसमें एक हमारा मेरे मित्र थे, बहुत अच्छे मित्र थे, बीबीएस से साथ में थे, डॉक्टर विभास घोषाल। तो उनका काफ़ी दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके सीए लीवर हो गया था। वेटरनरी डॉक्टर बन गए थे वो, लेकिन बाद में वो एक्सपायर हो गए। बाकी सभी संपर्क में हैं। पूरी क्लास संपर्क में आज जी। तक। ये तो बड़ी बात है अपने आप। जी। आपके परिवार में डॉक्टर हैं और कोई? अब तो है, अब बेटा अभी जस्ट उसने एमबीबीएस की है, अभी इंटर्नशिप कंप्लीट की है, अभी आपसे वो पहले? पहले नहीं। पहले डॉक्टर आप ही हो नहीं। परिवार के। तो उस समय ताऊ जी ने कहा कि चिकित्सक की बड़ी वैल्यू है, बड़ी साख है पूरे वर्ल्ड में। जी। तो उस समय आपको कोई ये कहता कि आपको यूपीएससी करना चाहिए, तो मुझे लगता है आप यूपीएससी भी कर लेते। हाँ, उस वक़्त इतना वो था नहीं, तो जो पेरेंट्स ने जो कहा, जो उन्होंने मोटिवेट किया, वही फिर दिमाग में बैठ गया था कि ये अब इन पेरेंट्स की जो इच्छा है, और फिर खुद की भी फिर धीरे-धीरे उसमें हो गया था कि अपने को भी, क्योंकि मेरे दादाजी थे, तो हाजी छौगे खान जी, तो मेरे वो भी एक अपना अलग उनकी हमारे समाज में, गाँव में, और वो नौर भी रहे, तो वहाँ भी समाज सेवा में उनका ईमानदारी से उन्होंने जहाँ भी रहे अपनी कर्मठता से, ईमानदारी से काम किया। क्या दादाजी क्या करते थे? दादाजी कामदार थे, जसाना रियासत थी हाँ। नौर के अंदर, 19 गाँव की बड़ी रियासत थी जसाना। जी। उसमें कामदार थे वो। जी, मुख्य कामदार। तो फिर वो अलग अलग जगह रहे? हाँ, नौर में ज़्यादा नौर में रहे। यहाँ भी रहे पहले, बीकानेर मतलब बाएँ एक रियासत थी वहाँ, उसके बाद फिर नौर। तो आपका परिवार पढ़ा लिखा था? जी। दादाजी के टाइम से ही मतलब उनको था शिक्षा का महत्व, दादाजी बताया करते थे। तो पापा जी और इन्होंने स्कूलिंग तो हमारे देवीकुंड सागर और हमारा गांव एक ही है। ये रिडमसर पुरोहितान है, हमारे रिडमसर सिपाहीयान है। रिडमसर पुरोहितान उस टाइम मिडिल स्कूल हुआ करती थी, तो पापा जी ने, ताऊ जी ने, सब ने वहाँ से 8th तक वहाँ किया, फिर उधर से आना पड़ता था उस वक्त। वो उनका काफ़ी संघर्ष का जीवन था उस वक्त, क्योंकि उस वक्त तो आपको पता है कि वो साधन भी नहीं थे, साइकिल भी होना बड़ी बात होती थी उस वक्त। तो उधर स्कूल से उन्होंने मैट्रिक की, फिर
फोर्ट स्कूल में डूंगर कॉलेज लगा करती थी, जी। तो डूंगर कॉलेज से आगे की पढ़ाई की। तो जूनागढ़ के अंदर ही एक दादाजी की और सबसे उनका संपर्क थे, तो वहाँ एक वहीं रह के पढ़ाई की थी, और फिर वहीं जॉब लग गई। फिर वहीं जॉब। अच्छा, आपने कहा साइकिल होना भी उस समय बड़ी बात होती थी। बिल्कुल। आपके पास बाइक कब आई? बाइक मेडिकल में होने के बाद ही वैसे पिताजी के पास थी, मैं खैर उस वक्त छोटा था। तो बाइक जब मेरा मेडिकल में हुआ तो लूना दिलाई थी मुझे पहली, जो मेरी व्हीकल था, पापा ने उसमें पीएमटी में होने के उसमें वो इनाम के रूप में इनाम के गिफ्ट रूप दिया। में, बिल्कुल। तो काफ़ी साल तक लूना रही। फिर फाइनल ईयर में आया तब मेरे को होंडा, हीरो होंडा बाइक। लूना का भी अलग एक्सपीरियंस था। अलग ही उस टाइम लूना का भी क्रेज था। हम्म, अब तो जो मेडिकल स्टूडेंट्स उनके पास 4 व्हीलर व्हीकल भी हम होते वहीं हैं। से शुरुआत करते हैं अब तो। नहीं, जो आपने जो संघर्ष किया, जी। अब वाली पीढ़ी तो उस लेवल की संघर्ष करने की नहीं, स्थिति में नहीं है। बिल्कुल सही सही कह रहे हैं। और फिर पहली पोस्टिंग भी मेरी एमबीबीएस के बाद बिल्कुल बॉर्डर पर जैसलमेर ज़िले में हुई थी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामगढ़, पाकिस्तान बॉर्डर पर। जी। तो ग्रामीण सारा आपने देखा है किस तरह से अपने को सेवाएं देनी है, रहकर वहाँ हेडक्वार्टर पर रहकर। तो आज की जनरेशन थोड़ा सा इस मामले में। आपने इधर एमबीबीएस करी, उधर पोस्टिंग हो गई, हाँ, या एक उस समय कुछ एक एग्जाम देना पड़ता था? हाँ, एग्ज़ाम होता था, आरपीएससी होती थी, जैसे अभी आरयूएचएस की तरफ से होता है, जी। तो हमारे वक्त आरपीएससी होती थी। एग्ज़ाम नहीं था, इंटरव्यू बेस पर हुआ था। सीधा इंटरव्यू। पहले एडॉक लग गए थे। हाँ। कुछ टाइम मैंने एमएन हॉस्पिटल, पहले राजविलास जो होटल है वहाँ लगा करती थी। तो कुछ टाइम हमारे एसएन मिश्रा सर जो हमारे प्रिंसिपल थे, वो पहली बीकानेर की आपको पता है प्राइवेट हॉस्पिटल एमएन हॉस्पिटल ही थी, बहुत जी। अच्छी उस वक्त चलती थी। तो मिश्रा सर और हमारे सावल सर सर्जन थे, जीएस विजय साहब और काफ़ी सीनियर डॉक्टर्स थे वहाँ। तो वहाँ अपने जॉब से पहले थोड़ा अनुभव लेने के लिए वहाँ काम किया था। फिर वो एडॉक लगे थे वहाँ, फिर एडॉक के बाद फिर वो इंटरव्यू हुआ तो उसमें सिलेक्शन। शादी कब हुई आप? शादी 1992 अप्रैल 1992। अरेंज मैरिज थी? जी, बिल्कुल। आपकी कुछ इच्छाएं थी भी मेरी पत्नी पढ़ी लिखी हो? बिल्कुल, हाँ, वो नहीं पढ़ी लिखी है। नहीं, आपने तय किया, पिताजी ने तय किया? हाँ, घर वालों ने किया था, बस यही था भी क्योंकि परिवार को तो जो अपने गृहिणी होती है वही पूरा सँभालते हैं, वही चलाते हैं बच्चों का। तो यही था भई पढ़ी लिखी हो और अच्छे से आप परिवार को सँभाल सकें। अच्छा, उस समय तो ये लव मैरिज नहीं चलता था, कम हाँ, होता था, वो कम रेयर होता था टू बहुत। रेयर। हाँ, जैसे हमारे बैच में कुछ 1-2 थे जिन्होंने की थी, उस वक़्त बहुत कम हुआ। आपको ऑफर मिला नहीं उस समय? नहीं। मेरे वो पूरे बैच ही मेरे बहुत ही अच्छे, मतलब सबसे वो था। आज भी जैसे अभी आपने कहा ना किन के संपर्क में हो, तो मैं मेरे पूरे बैच के आज भी संपर्क में हूँ। हालाँकि वो 6 तो बेचारे हमारे जो साथी थे वो इस दुनिया में नहीं रहे। बाकी सभी से विदेश विदेश में भी हैं काफ़ी, कुछ यहाँ सेवाएँ दे रहे हैं। तो सबसे जो परिवार जैसा माहौल था वो इस दिशा में कभी देखा नहीं था। सबको बहन और भाइयों जैसे ही। आपको इस दिशा में जाना ही नहीं था। जी, जी, बिल्कुल। आप अच्छा, ऊपर से पिताजी शिक्षक। बिल्कुल, उनका अनुशासन वहाँ मैं कॉलेज में हमारे जो स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन होते हैं, तो मैं कल्चरल एक्टिविटीज़ में हूँ, मैं करिकुलर एक्टिविटीज़ में थोड़ा इंटरेस्ट रखता था। तो मेरे सीनियर्स वगैरह ने कहा आपको कल्चर सेक्रेटरी का वो आपको करवाते हैं, और मेरे साथी जो बैचमेट्स थे उन्होंने भी। तो उस टाइम मैंने कहा पापा जी से परमिशन लेनी पड़ेगी इसके लिए तो फिर मेरे सीनियर्स और मेरे कई साथी वहाँ आरसीबी कॉलोनी स्कूल जाके उनसे मिल के परमिशन ली? परमिशन लेके हाँ, आए। पिताजी ने दे दी परमिशन? हाँ जी, उन्होंने कहा भई ये दूसरे जो स्टूडेंट यूनियन के चुनाव है वैसे अगर हुए तो फिर तो नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं हमारे ऐसे नहीं होता। मेडिकल में जो जैसे ये कल्चरल की ये डिज़र्व करते हैं इसलिए हम इनको चाह रहे हैं। तो फिर मैं कल्चर सेक्रेटरी रहा। आपको उस समय कोई चुनाव लड़ने की इच्छा हुई? हाँ, कॉलेज में? कॉलेज में हाँ, वो साथियों ने ही वही वो कल्चरल वो सेक्रेटरी की तरह, बिल्कुल। ऐसे नहीं कि कोई प्रेसिडेंट चुनाव लड़वा दे कैसे? नहीं, वो उसके बाद पहली मतलब फर्स्ट ईयर में जब मैं था तो मुझे साथियों ने क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनाया था। हम्म, सीआर का हुआ था चुनाव हम्म। वो, लेकिन हमारे यहाँ पीसफुल चुनाव होते थे उस वक़्त मेडिकल में वो।
फिर कल्चर सेक्रेटरी जब रहा तो उसके बाद वो सेकंड एमबीबीएस में था मैं। तो हमारे यहाँ ये नियम था कि प्रेसिडेंट तो स्टूडेंट यूनियन के जो प्रेसिडेंट है वो तो हमारे प्रोफेसर होते हैं, डॉक्टर्स ही अच्छा। होते थे। हम्म, वाइस प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी फाइनल ईयर जो एमबीबीएस के होते हैं वही एलिजिबल होते थे। तो वोट तो सारे देते थे, कास्ट तो पूरा फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक के स्टूडेंट्स देते थे। लेकिन इसमें ये था कि भी कल्चरल, लिटरेरी वगैरह गेम्स ये तो कोई भी हो सकता है सेकंड एमबीबीएस के ऊपर, और जनरल सेक्रेटरी और वाइस प्रेसिडेंट के लिए फाइनल ईयर का होना चाहिए। तो हमारे उस टाइम परिस्थितियाँ ऐसी हुई कि फाइनल ईयर में जब हम आए तो उस वक्त वो इलेक्शन हो नहीं पाया था, कुछ कारण हो गया था। हम्म। तो हमारे प्रिंसिपल थे मिश्रा साहब, उन्होंने कहा चुनाव नहीं कराएंगे, जो अभी यूनियन में जैसे हम लोग थे तो जो भी अपने कंस्ट्रक्टिव वर्क करना है या एक्टिविटी करनी है तो आप लोग ही करेंगे। तो वहाँ उस टाइम कंटिन्यू कर दिया जी, उसको। तो हमने इंटर सेमेस्टर जो कल्चर एक्टिविटी या जीके कंपटीशन या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, एनुअल फंक्शन सब हम लोगों ने किया। आपका 2 कार्यकाल निकला। जी, अच्छा डॉक्टर साहब, आप वाले समय में, और चूंकि आप बीकानेर रहते हैं, मेडिकल कॉलेज यहीं है, आपका आना जाना रहता ही है। बिल्कुल। आपने जब डिग्री की उस समय के माहौल और अब एसपी मेडिकल कॉलेज के माहौल में आपको कोई फर्क महसूस होता है? जी, बिल्कुल फ़र्क तो ये होता है कि अब पहले हमारे वक़्त 100 के करीब का बैच था, जैसे हमारा 107 का था, फिर कुछ लोग ट्रांसफ़र करा के दूसरी जगह चले गए थे। आजकल अब क्या बैच 250 का बैच हो गया, बड़ा बैच हो गया। बड़ा बैच हो गया। तो हकीकत ये है कि पूरे बैचमेट्स जो आपस में 5 साल एमबीबीएस भी कर लेते हैं तो एक-दूसरे को जान नहीं पाते, और एक जो जुड़ाव होना चाहिए वो चाहे बैचमेट्स आपस में हो, सीनियर से हो, जूनियर से हो या हमारे गुरुजनों से हो, वो इतना नहीं हो पाता जितना हमारे वक़्त था। इमोशनल अटैचमेंट नहीं बिल्कुल, है। बिल्कुल। और फैकल्टी न निश्चित रूप से बीकानेर मेडिकल कॉलेज की, जैसा आपको पता है, भारत में अपनी अलग एसपीएमसी की रेपुटेशन पहले भी थी, आज भी है। फैकल्टी आज भी अच्छी हैं, पहले भी अच्छी थी। एसएमएस के बाद हम मानते हैं कि आज भी हमारा एसपी मेडिकल कॉलेज जो है इंडिया में अगर देखा जाए तो अपने फर्स्ट 15 या फर्स्ट 20 में अपना आता है। आप सीएमएचओ रहे, जी। इसके अलावा आपने हज में भी सेवाएं दी है। जी, 5 दफ़ा भारतीय हज मिशन जो मेडिकल टीम जाती है हज के लिए, तो भारत सरकार की तरफ से मेरा चयन हुआ। तो मैंने एज़ ए चीफ मेडिकल कोऑर्डिनेटर वहाँ रिप्रेजेंट किया आपने। रिप्रेजेंट किया, और बहुत ही खुद को गर्व महसूस होता था कि भारतीय, जैसे मैंने आपको बताया, पूरे वहाँ आज के लिए हर कंट्री की तरफ से एक मेडिकल मिशन की टीम आती है। लेकिन जो वहाँ एक रेपुटेशन या जो अपनी भारतीय चिकित्सा मिशन को मिला, वो मैंने देखा कि वो बाकी, क्योंकि वहाँ टेम्परेरी लाइसेंस लेने के लिए, जैसे हॉस्पिटल हम 2 हॉस्पिटल मक्का में, एक मदीना में हॉस्पिटल एस्टेब्लिश करते हैं आज के टाइम में, और उसके अलावा अलग-अलग, जैसे अपने बीकानेर में अलग-अलग एरिया में अलग-अलग डिस्पेंसरीज़ हैं, तो वहाँ भी भारतीय चिकित्सा मिशन डिस्पेंसरी नंबर 1, 2, 3 इस तरह से 14-15 तो मक्का में, मदीना में भी होती है 5, और मीना उस समय अरफा। टेम्परेरी रूप से। जी, आज के और वक़्त इंडिया से जाने वाले डॉक्टर्स कितने होते हैं? टोटल मेडिकल टीम 300 करीब होती है। अच्छा, उसमें बड़ी टीम 150 होती है। बड़ी टीम होती है, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हर पूरे इन 300 लोगों को आपने रिप्रेजेंट किया एज ए चीफ। चीफ मेडिकल कोऑर्डिनेटर क्या बात है। कोऑर्डिनेट किया, हाँ। और अच्छा वो रहा, तो सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस भी मिला था अपना इंडियन मिशन का। अच्छा, अच्छा, उस गवर्नमेंट ने दिया आपको? कौंसल जनरल ऑफ इंडिया जो अपने ओके। गवर्नमेंट का जब भी हम लोग उनसे संपर्क, जैसे हेल्थ मिनिस्ट्रीज में हमें जाना पड़ता था लाइसेंस लेने के लिए, तो जैसे मैं कोऑर्डिनेटर था तो हमारे साथ ट्रांसलेटर जाते थे, तो वहाँ जो उनके हेल्थ मिनिस्टर है या जैसे हेल्थ सेक्रेटरी हैं पूरे सऊदी के, तो वो जिस हिसाब से हमें वेलकम करते थे, ग्रीट करते थे, हर कंट्री वाले जाते थे लाइसेंस लेने, जी। लेकिन हमने ये डिफरेंस देखा कि जब हम गए तो वो खड़े होके मरहबा, अल हिंद, बिस्मिल्लाह, इस तरह से मतलब हमें बहुत ही पास में बिठाना, और वो गावा एक छोटी-सी, एक छोटा चाय की एक वो वहाँ स्पेशल, जिनको ज़्यादा वो रिस्पेक्ट करते हैं उनको पिलाते हैं। पिलाते हैं, हाँ। तो पास में बिठा के पिलाना, मतलब हिंदुस्तान का कहने का मतलब, इसलिए हमें गौरव फ़ील हुआ था खुद को कि हिंदुस्तान की हमारी विदेशों में कितनी अच्छी साख इज्जत है। है। बिल्कुल। अच्छा, वहाँ का कोई एक एक्सपीरियंस शेयर करो। आप 5 दफ़ा गए वहाँ? जी। वैसे तो अलग-अलग, जैसे मैं 2001 से शुरुआत की थी, हुँ। 2001 से लेके फिर 2013 तक मैं अलग-अलग समय में जब भी अप्लाई किया सिलेक्शन हुआ 5 बार। ये अलग-अलग समय में अलग-अलग एक्सपीरियंस रहा। जब पहली दफ़ा गए तो वहाँ
जो हमारे आपको पता है वो आज के वक्त मीना के अंदर जो अपने शैतान को जो कंकरी सभी आजी लोग जो कंकरी एक जो मारते हैं। सिंबॉलिक हाँ। है अपने खुद की जो अपनी बुराइयों पर ये प्रतीक के हम्म। लिए वो कंकरी, तो वहाँ उस वक्त स्टैम्प पैड होता था, आजकल नहीं होता। अभी सऊदी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे इंतजाम किए हैं। अब उसको पहले एक छोटी सी दीवार होती पिलर होता था, उसके चारों तरफ आजी खड़े होके उसको कंकरी मारने की एक उसमें परंपरा जोश जो भी होता था। निर्माण वो करते काफ़ी थे। अनाउंस भी करते थे कि भी आप अल्लाह कभी नहीं चाहता कि भी आप उनके लिए अपनी जान गंवाएं या मुसीबत में आए, इसलिए आप आराम से। लेकिन वो लोग उस टाइम जोश में होते हैं तो वो मानते नहीं है, मानते नहीं उनको तो मारना ही है। तो उस टाइम पहली दफ़ा गया तब स्टैम्पेड होते थे मेरे, हम खुद बच गए थे। अच्छा। मेरे एक जयपुर के थे डॉक्टर आरिफ, हाँ। हाथ उनका हमारा आपस में जुड़ा रह गया, इसलिए थोड़ा उसके बाद फिर जैसे-जैसे गए तो वहाँ सुधार होता गया। फिर वो एक जो पिलर था उसको हटा दिया, उन्होंने दीवार बना दी ताकि स्टैम्पेड नहीं हो, और उन्होंने 3 फ्लोर बना दिए। भाई यहाँ भीड़ है तो आप फर्स्ट फ्लोर पे चले जाओ, मतलब पूरे रैंप बना दिए और वन वे कर दिया। तो वहाँ भीड़ है तो तीसरी मंजिल पर चले जाओ, और ऊपर से लेकर नीचे तक दीवार कर दी ताकि एक जगह भीड़ ज़्यादा नहीं हो। तो वन वे कर दिया, आने का जाने का रास्ता अलग। उसके अलावा फिर मैं 2006 में जब गया तो एक दफ़ा हज के बाद पोस्ट हज एक हमारे पिलग्रिम थे लखनऊ के हाजी साहब, वो सीरियस थे तो उनको साथ वालों को तो वापस रवाना कर देते हैं कि उनकी फ़्लाइट का शेड्यूल हो गया। लेकिन चूँकि वो सीरियस थे तो अपने भारतीय जो अपने हॉस्पिटल्स होती है उसमें सभी तरह की सुविधा होती है वैसे तो, लेकिन कोई ज़्यादा सीरियस हो या कोई कार्डियक कुछ इवेंट हो गया या वेंटिलेटर पर आ गए तो फिर सऊदी हॉस्पिटल फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ वो पूरा ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट करते हैं। तो वो वहाँ पे हाजी साहब रह गए थे, लेकिन जब वो ठीक हो गए तो उन्हें हम वापस फिर उनको मेडिफिकेस कहते हैं उसको, तो वो जद्दा से हम उनकी फ़्लाइट करवाते हैं। एक हमारा वहाँ कॉन्सुलेट का एक रिप्रेजेंटेटिव साथ जाता है, उनको छोड़ के आते हैं। इंडिया में कहीं के भी हैं, चाहे केरला का है, लक्षद्वीप के है, लखनऊ कहीं के भी हो। तो उस वक़्त हम जा रहे थे वहाँ जद्दा छोड़ने मक्का से, तो एम्बुलेंस भी वहाँ सारी बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज़ वग़ैरह अच्छी वो होती है। तो मैं भी था, मेरे एक नर्सिंग स्टाफ भी थे। तो रास्ते में वो वहाँ स्पीड आपको पता है 6 लेन, और वहाँ पे स्पीड तो 150 की नॉर्मल होती है वहाँ सऊदी में। तो हमारा आगे वाला वो टायर जो है वो अचानक फट गया और वो एम्बुलेंस उसको बीच में जो फेंसिंग है उसको उसमें जाके वो पता नहीं कैसे वो अल्लाह ने मतलब वो बचाया। तो वहाँ की जो अपने हाईवे जो पुलिस वगैरह जो होते हैं वो तुरंत आगे थे, तो उन्होंने कहा ये तो वाकई में चमत्कार, ये तो ऊपर वाले की मेहरबानी हुई, मेहरबानी, वरना ये आप बच गए। बच गए, नहीं तो ना तो सब लोग। तो ये भी एक अनुभव। अच्छा, उसमें बिल्कुल नहीं लगी आपकी? किसी की भी नहीं लगी। और हाजी साहब को मतलब फिर वापस उन्होंने फिर दूसरी गाड़ी अरेंज की जो उनकी वहाँ सऊदी पुलिस होती है, उन्होंने उस दूसरी एम्बुलेंस में तुरंत हम लेके उनको गए। उनकी फ्लाइट भी हो गई थी, हाजी साहब को इंडिया भी पहुँचा दिया था। आपको 5 बार मौका मिला मक्का मदीना जाने का। जी। तो ये तो ऊपर वाले का बड़ा आशीर्वाद रहा आप पर। बिल्कुल। वो भी हज भी हो गया 5 दफ़ा। तो मेरे वालिद साहब जो मैं फाइनल ईयर में था 1991 में जी। तब वो हज करने गए थे। फिर 2001 में मेरे साथ दोबारा भी जब मैं ड्यूटी पर था, मेरे अंकल अमेरिका से आए थे, पापा यहाँ से गए, तो 2 बार हज हुआ था उन्हें। 1991 में पहली दफ़ा गए थे, तब हमारे बीकानेर से डॉक्टर साबिर सर जो हमारे गुरु थे प्रोफ़ेसर, वो राजस्थान से डॉक्टर साबिर। हाँ, डॉक्टर साबिर सर। तो मेडिकल टीम में उनका चयन हुआ था, तो उस वक़्त पापा जी के साथ वो साबिर सर गए थे। तो हमारा जो हरम शरीफ, जो काबा शरीफ है, जो मेन मस्जिद है, जो हमारे मक्का के अंदर जो मस्जिद है हमारी हरम शरीफ, उसके अंदर पापा जी ने भी दुआ मांगी कि साबिर सर जिस तरह से ड्यूटी पर आए हैं उस तरह से मेरा बेटा भी डॉक्टर बने, तो एक दफ़ा उनको भी अल्लाह मौका दे। ये 91 की बात है। 91 की बात। और वो दुआ कबूल हो गई। वो दुआ कबूल हुई। फिर आपके बेटे ने भी एमबीबीएस कर ली जी। तो आपने भी ऐसी कोई दुआ मांगी है? बिल्कुल। बेटे की एमबीबीएस हो गई अभी? जी, इंटर्नशिप कंप्लीट होगी, अभी वो प्री पीजी की तैयारी कर रहा है। आपकी पीजी हुई? पीजी नहीं हो पाई थी क्योंकि मेरे 1992 में एमबीबीएस कंप्लीट की थी जी। तो अमेरिका में जो मैंने बताया अंकल रहते हैं, वो विद फैमिली पहली दफ़ा 1992 में आए यहाँ। वरना तो अंकल तो आते रहते हैं, लेकिन पूरा परिवार एक साथ 92 में आया। तो उनकी वो वेट कर रहे थे कि कब इसकी एमबीबीएस कंप्लीट हो और कब मैरिज शादी करें। एंगेजमेंट पहले हो गई थी, तो मेरी शादी एमबीबीएस करते ही कंप्लीट हो गई। फिर वो जॉब में आ गए, फिर वो
शादी हो गई। पारिवारिक कहाँ उसमें उसमें व्यस्त। बेटा कब हुआ? ये 1994 में पहला। अच्छा, इससे कितने कहा बच्चे हैं नहीं। आपके? दो दोनों लड़के बेटे हैं? जी। छोटा क्या कर रहा है? छोटा ही डॉक्टर बना है। और बड़े बड़े वाला? वाले ने वो एनआईटी सूरत से, उसके क्या है वो जब 12th की तो 14 साल का ही था, तो हाँ, पीएमटी के लिए तो 17 साल एलिजिबल हुआ नहीं, एलिजिबल हुआ नहीं। तो उसने तो उस मैथ्स। मैथ्स, हाँ, तो एनआईटी सूरत से बीटेक कर लिया था। हाँ, फिर वो जामनगर रिलायंस पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी में वो प्लेसमेंट भी हो गया था। फिर उसने कैट का एग्ज़ाम दिया था, तो कैट के थ्रू एमबीए कर। एफएमएस फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ दिल्ली है वहाँ से। अच्छा, अभी कर रहा है एमबीए? नहीं, कर ली एमबीएस अच्छा। प्राइवेट सेक्टर में। हाँ। तो ये पीजी नहीं करने का मलाल है आपको? शुरू में तो रहा था, क्योंकि वो व्यस्तता हो गई थी, पारिवारिक थोड़ी जिम्मेवारियाँ वगैरह। लेकिन अब वो मलाल तो खैर थोड़ा बहुत तो रहता है, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि अपने जहाँ भी रहे अपने पूरा प्रयास किया कि जहाँ भी पोस्टिंग रही वहाँ लोगों से पूरा मतलब अपने सेवा भावना से कार्य किया, तो लोगों का जो मोहब्बत और मुझे प्रेम मिला, उनकी दुआएं मिली, तो अब लगता है कि ठीक है जो अब भी। उसका कोई मलाल नहीं। जी सीएमएचओ एक पॉलिटिकल पोस्ट हो गई है। जी बिल्कुल, पहले नहीं थी। जब हम लोग जब जॉब में आए तब तो सीनियरिटी के बेस पर और एलिजिबिलिटी बेस पर हुआ करता था। अब एक उस टाइम पॉलिटिकल अब पोस्ट हो गई। जी तो आपने सीएमएचओ बनने के लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स किए? नहीं, बिल्कुल कभी नहीं किया, किसी भी पोस्ट के लिए कभी नहीं किया। मेरे को भी यही एलिजिबिलिटी और जो सीनियरिटी बेस पर बनाया था। तो जब मैं तो अपनी सेवा में और जो खिदमत में जहाँ भी डिस्पेंसरी में रहा तो उसमें खुश था, लोगों की दुआएं मिल रही थी। लेकिन सीनियरिटी बेस पर जब बना दिया तो अपने उसको बिल्कुल जिम्मेवारी को ईमानदारी से निभाने का प्रयास किया। वो सभी का, मेरे बीकानेर वासियों का सहयोग मिला, आशीर्वाद मिला। तो करीब 2 साल, पौने 2 साल के करीब जो कार्यकाल अपनी तरफ से मैं संतुष्ट हूँ कि मैंने ईमानदारी से निर्वहन करने की प्रयास किया। आप डिस्पेंसरी में थे, एज ए एमओ काम कर रहे थे वहाँ। जी। अब सीधा सीएमएचओ बन गए, ऑफिसर एमओ बन से गए। फिर वो एसएमओ, फिर डिप्टी डायरेक्टर, फिर अच्छा, पीसीएमओ, ये वो प्रमोशन। हाँ, वैसे ठीक है, पर वैसे एमओ मैं एमओ ही समझो। भाई, मैं एक सिंपल भाषा में बात बिल्कुल करूं, आप बिल्कुल वहाँ केवल पेशेंट देखने का काम बिल्कुल करते थे, बिल्कुल ठीक है? प्रशासनिक का पहली बार ये अनुभव रहा। हाँ, प्रशासनिक की सीधी आपको एक जिले की पोस्ट दे दी जी गई। बिल्कुल। उससे पहले जब आपने डिस्पेंसरी दोनों में में अलग, दोनों में आपको मैनेज करने में समय लगा या कर लिया? हाँ शुरू में तो कुछ तो, लेकिन फिर हो गया था क्यों, सभी का। यहाँ तो पॉलिटिकल प्रेशर भी होता होगा, जी वो तो होता है, वो सभी से अपने आ, फिर अधिकारियों का प्रेशर, हाँ बिल्कुल। ये करना है, ऐसा नहीं करना जी है। जी। लेकिन सभी सभी का मुझे आशीर्वाद मिला और सभी को ये मेरे साथ जो सीनियर्स हैं, जो हमारे अधिकारी हैं, तो अपने उन्होंने लगा कि ये अपने सिंसियरली कर रहे हैं अपने काम। तो बीकानेर ज़िले को जो भी अपनी हेल्थ, जो अपनी फ्लैगशिप स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, राजस्थान गवर्नमेंट की, नेशनल गवर्नमेंट की, उन सबको अपने बीकानेर का अपने प्रयास किया, सभी को एक टीम वर्क की तरह मैंने साथ लेके, और ये प्रयास किया देश में अग्रणी रहे। तो मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि बीकानेर जिला जो है वो कई योजनाओं में प्रथम स्थान पर रहा था मेरे कार्यकाल में, फिर कईयों में अच्छा, द्वितीय, कईयों में तृतीय। सभी से फिर मुझे 15 अगस्त को वहाँ हमारे जो निदेशालय में स्टेट लेवल का उन्होंने सम्मान भी सम्मानित दिया किया। था। और उसके अलावा हमने एक ये पिछले जो हमारे कलेक्टर साहब थे बीकानेर भगवती जी, तो उन्होंने एक नवाचार शुरू किया था, यहाँ पुकार कार्यक्रम अभी भी चल रहा है। तो उसमें हमने मातृ और शिशु की मृत्यु दर कम करने के लिए एक प्रयास किया। तो मैं काफ़ी अपने मातृ और मृत्यु दर जो स्टेट लेवल की है उससे भी हमने कम करने का प्रयास किया, और एनीमिया मुक्त बीकानेर का एक जो शुरू किया था, उसको देखते हुए दिल्ली के अंदर एक आपने शायद नाम सुना होगा, एक स्कॉच अवार्ड होता है। हाँ, हाँ, हाँ जी, बिल्कुल, जी। प्रतिष्ठित, उसमें सिल्वर अवार्ड मिला था। क्या मैं बात है! जी, ये तो बड़ी उपलब्धि थी। जी, बिल्कुल। मैं कई बार आपके पास आता हूँ, मैंने देखा है कि आपके खूब सारे पेशेंट्स बैठे रहते हैं, जी, और बिल्कुल कई बार यूँ लगता है यार बहुत ही लोअर तबके के लोग हैं। बिल्कुल, कई बार उनके पास फीस होती है कि नहीं होती, ऐसा भी होता होगा? बिल्कुल। फीस का हमने कभी किया ही नहीं, क्योंकि मेरे को संस्कार शुरू से जो मेरे दादाजी और पापा जी के यही थे
कि मतलब जो उनसे दुआएँ जो मिलती है, वो उसका कोई मोल नहीं होता। तो आपने यही प्रयास किया कि जहाँ तक संभव हो सके अपनी तरफ से भी अगर मदद करनी पड़े, तो हालाँकि ये अपने को अपनी नहीं औकात आपने किसी की कर सके, लेकिन फिर भी आपने प्रयास ही रहा। तो किसी के पास फीस है तो ठीक, नहीं है तो बिल्कुल, कोई बात नहीं। फीस की कोई कभी नहीं। सिर्फ़ उनको कोई दुखी है तो उनको थोड़ा संतोष इसी में था कि इनको अपने कैसे स्वस्थ करें, या अपने पास आए हैं तो अपने कैसे उनको संतुष्ट करें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आपका एक डार्क साइड है चिकित्सक पेशे का। एक पेशेंट आता है और एक जनरली देखा जाए, सारे डॉक्टर्स पर मेरा ब्लेम नहीं है ये, और एक जनरल जो बात है वो ये है कि एक कोई पेशेंट आया और उसको एक तो पहले एक इन्वेस्टिगेशन का एक बड़ा सा चिट्ठा बना दिया जाता है, जी, फिर उसमें फिलर टाइप की दवाइयाँ लिख दी जाती है। जी। तो इन सब से बचने के लिए आपने क्या किया? नहीं, कभी भी मतलब मैंने जैसे बताया, अपनी भावना शुरू से यही रही, एक सिर्फ़ सेवा भावना के हिसाब से, और उनको कैसे, जैसे अगर कोई दुखी है तो उनको कैसे जल्दी उनको खुश किया जाए या स्वस्थ किया जाए, तो उसमें आप कभी गए नहीं उधर? कभी गए नहीं। तो आप कुल मिला के प्रतिस्पर्धा की दौड़ से बाहर रहे बिल्कुल, कि मेरे कार छोटी है तो मैं छोटी कार से काम चलाऊंगा, बिल्कुल। लंबी कार नहीं लानी मुझे। बिल्कुल। वही खिदमत-ए-खल्क जो मैंने बताया, उसमें जो अपने को उसका कोई मोल नहीं है। पैसे का उससे तोल नहीं सकते। तो लोगों की दुआएँ जो, और मैं खुशनसीब, जैसा आप मेरे को शुरू से जानते हैं, चाहे आज में सिलेक्शन हुआ या जैसे सीएमओ जो अचानक बना, तो ये सब लोगों की दुआओं की वजह से। तो इसलिए कह रहा हूँ, उसका कोई दुआओं का अपने कहीं मिलती नहीं कहीं बाज़ार में। जी। जो गरीब पेशेंट आता है आपके पास, आपको ऐसी कोई किसी माँ की या कोई पिताजी की, किसी की, कोई पेशेंट की जिसने आपको अथाह दुआएं दी हो? कई दफ़ा हुआ, जैसे बुज़ुर्ग जो हमारे, अब मैं बीकानेर में सिटी में पहली पोस्टिंग मैंने बताया रामगढ़ रही, फिर मुकाम भी रहा, हिमड़सर मुकाम, फिर गज़नी थोड़ा टाइम रहा। सिटी में आया तो मैं नथुदुर्ग गेट डिस्पेंसरी में 5 साल रहा। जी। उसके बाद माहेश्वरी भवन के सामने 3 नंबर डिस्पेंसरी में रहा 3 साल, फिर ज़्यादातर अनसाबी डिस्पेंसरी में 14 साल। तो काफ़ी मेरे कई दफ़ा जो बुज़ुर्ग हैं अ, वो इमोशनल कर देते हैं। जैसे आते हैं तो वो कई बार कहते हैं कि मेरे को कोई बीमारी नहीं है, मैं खाली बस आशीर्वाद देने, वो हाथ सिर पर हाथ फेर के। अच्छा, वो आपके पास आते हैं, जी, तो आपका ये आपका नाम सुन करके, आपके नाम काम को नहीं, वो मेरे पुराने जैसे मेरे जानकार है, जानकार में आपके काम को पुराने देख जैसे करके। सेवाएँ जैसे उनको हाँ। अच्छा, पहले वो कभी पहले आपने, बिल्कुल ना उन्होंने कभी आपके पास ट्रीटमेंट कराया हो? जी बिल्कुल, हम्म। तो ऐसे तो खूब सारे लोग लोग आते होंगे। बिल्कुल। और सबसे ज़्यादा जो दुआएँ हैं वो सभी देते हैं, लेकिन बुज़ुर्ग जो देते हैं वो दिल से देते हैं, तो उनका बहुत। बहुत सारी बार देखा जाता है कि आपस में डॉक्टर और पेशेंट का झगड़ा हो जाता है, पेशेंट के साथ आए लोग डॉक्टर से झगड़ा कर लेते हैं। आपके साथ अभी ऐसा कभी हुआ? नहीं, नहीं, कभी नहीं हुआ। अब प्रयास यही करते हैं कि जो भी आए वो परेशान होके आ रहे हैं, तो उनके साथ भी है, तो उनको थोड़ा कम्युनिकेशन, ये जहाँ भी झगड़ा होता है हॉस्पिटल में कहीं भी हो, तो ये हकीकत में एक सिर्फ़ एक कम्युनिकेशन गैप की वज़ह से होता है, संवादहीनता की वज़ह से। वो समझ नहीं पाते, उनके रिश्तेदार भी नहीं समझ पा रहे, वो पीड़ित होते हैं, परेशान होते हैं, और रोगी के साथ वाले, और चिकित्सक का भी मैं ये नहीं कहूँगा कि चिकित्सक जैसे कभी गुस्सा हो गया तो वो स्वाभाविक है, क्योंकि पुराने वक़्त में जैसे अब मैं बताऊँ आपको, डब्ल्यूएचओ के जो नॉर्म्स हैं, जैसे अमेरिका वग़ैरह में 40 पेशेंट एक दिन में, उससे ज़्यादा नहीं देखते। यहाँ तो तो 100-100, यहाँ तो 200-200। मैंने स्वयं ने मतलब 400-500 हाँ, स्वयं ने देखे हैं हाँ, प्रतिदिन। हाँ, तब तो गुस्सा आना तो ठीक वो है। जैसे कभी जैसे कोई चिकित्सक अगर हो गया तो उसमें दोनों को भाव समझ के, और उस टाइम वो थोड़ा संयम से अगर बात करें तो ऐसा लड़ाई झगड़े की नौबत नहीं नहीं होता। आएगी। और हाँ, वो भी मैं साथी चिकित्सकों को सबको यही मैं कहना चाहूँगा कि अपने यही देखें कि जो भी आया है वो पीड़ित है, तो उनको बस सिर्फ़ संवाद, अगर अपने उनसे बात करेंगे, उनके साथ वालों से भी करेंगे, तो कभी लड़ाई झगड़े की नौबत नहीं आती। जी। और हर चिकित्सक यही चाहता है कि जो भी उसके पास रोगी आए वो जल्दी-जल्दी स्वस्थ हो। ये ऐसा कोई भी चिकित्सक नहीं होगा दुनिया में
जो चाहे वो कभी नहीं देखता कि वो जो पे रोगी है वो कौन है। जो जो पीड़ित है वो सबको अपने अ, वो चाहता है जल्दी ठीक हो, तो कभी नहीं चाहेगा कि मेरा जो रोगी है वो उसमें कोई तबीयत बिगड़ जाए या उसका कुछ नुकसान हो जाए। जी। अच्छा, एक डॉक्टर साहब ये बात बताओ कि आपका बैच, जैसा आपने कहा कि मेरा 107 का बैच था, जी। तो उसमें से खूब लेवल पर पहुँचे होंगे डॉक्टर आपके साथ वाले, एक लेवल से भी ऊपर पहुँचे होंगे, उनके पास बड़ी गाड़ियाँ होंगी, बड़े बंगले होंगे, बिल्कुल। कुछ विदेश में भी हैं कुछ फॉरेन में भी और चले गए होंगे। कुछ हमारे बैच के सुपर स्पेशलिस्ट भी बन गए। एक एडिशनल प्रिंसिपल है एसएमएस में, डॉक्टर बीएल कुमावत। जी। डॉक्टर के बंसल है, वो न्यूरो सर्जन है यहाँ नारायणा विद्यालय में, और ये फॉरेन में भी हैं हमारे बैच के। मेरा सवाल तो ये था कि वो लोग कहते नहीं कि ये छोटी-सी गाड़ी लेके घूम रहे हो, गली में घर बना रखा है, कहीं सादुलगंज में आओ, कहीं बड़ी कोठी बनाओ, क्या है ये? ये वो क्या है, शुरू से मेरे साथ रहे तो शुरू से उनको आपका नेचर नेचर, जानते हो, हाँ, उनको मालूम है। ऐसा कभी नहीं कहा। जी, अच्छा, कई बार देखा जाता है कि डॉक्टर की जो पत्नियाँ होती है ना, जी। वो भी पैम्परिंग करती है हाँ, इसको। इस मामले में सौभाग्यशाली हूँ कि जो मेरी अ, पत्नी है वो भी बहुत ही सेम, जो मेरे विचार है वही उनके विचार रहते हैं। वो भी मतलब कभी नहीं उन्होंने कहा कि अपने को ये स्टैंडर्ड ऊपर करना है, या मतलब रोगियों के लिए उनकी भी वही भावना रहती है जो मेरी। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि मेरे ताऊ जी की इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूँ, और वो अमेरिका रहते हैं। जी। वो क्या करते हैं अमेरिका में? हाँ, उन्होंने भी बहुत पहले, अब तो अमेरिकन नागरिक हैं वो, मतलब ड्यूल सिटीज़नशिप है वैसे। अच्छा। तो वहाँ जाके उन्होंने बीएससी के बाद वहाँ जाके एमबीए किया था इंडियाना यूनिवर्सिटी इलिनॉइस में। उसके बाद से वो इंश्योरेंस का, उसमें उनका वो एक मनी मैटर्स नाम की एक संस्था बनाई थी। इंडियन जो हमारे अंकल के जो उस वक्त के जो साथी थे, बहुत ही जी। कम थे उस वक्त इंडियंस यूनिवर्सिटी में। अब तो बहुत हैं। तो उसके बाद से वो बिजनेस में तो थे, लेकिन बाद में एक समय बाद उनको ये लगा कि नहीं, मैं भी समाज सेवा का जो, जैसे मैंने बताया, मेरे दादाजी का, उनका शुरू से यही तो वो संस्कार थे। जीन आ गए। जी। तो वहाँ भी उन्होंने इंडियन कम्युनिटी से शुरुआत की। उसके बाद फिर अभी आज के वक़्त हालाँकि काफ़ी एजिड हैं, फिर भी वो पूरे एशियन समुदाय में उनका एक अलग प्रतिष्ठित नाम है वो समाज सेवा में। तो वहाँ भी वो खिदमत-ए-खल्क करते हैं। इंडो अमेरिकन की स्थापना की थी उन लोगों ने अपने दोस्तों के साथ मिलके। तो वहाँ इंडियंस जो अपने यहाँ से जो जाते हैं, जैसे बच्चे वहाँ जॉब कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स गए, उनको लैंग्वेज प्रॉब्लम है, या बच्चों को कोई वीज़ा, या जैसे कोई इमिग्रेशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसकी वो मदद करने के लिए एक संस्था बनाई थी, इंडो अमेरिकन सेंटर। मैंने स्वयं ने भी एक बार जाने का मौका मिला तो मैं देखा था, शिकागो के अंदर अच्छी वो संस्था है। उसमें हमारे भारत के जो राष्ट्रपति, हमारे विश्व में जो हमारा देश के जो गौरव थे, कलाम साहब, वो भी जी। एक बार उसमें एनुअल फंक्शन में चीफ गेस्ट बन के गए थे। तो अच्छा। वो, जी, हुँ। उसके फाउंडर ट्रस्टी हैं अंकल, प्रेज़िडेंट भी रहे, अभी वो फाउंडर जो उसमें उसमें हैं। तो उसके साथ-साथ फिर उन्होंने देखा कि हमारे जो इंडियंस जो कम्युनिटी है, और उनके बच्चों का पढ़ाई का थोड़ा शुरू में जो, जैसे वो जॉब कर रहे हैं, तो उनकी पढ़ाई की थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी वहाँ। तो उन्होंने ईस्ट वेस्ट यूनिवर्सिटी की एक, सभी वहाँ जो थे साथ वालों ने मिलके एक स्थापना की थी। तो एशियाई समुदाय के बच्चों को लिखी थी, अब उसमें अच्छा, अमेरिकन, ये ईस्ट वेस्ट यूनिवर्सिटी के उन्होंने शिकागो की में। थी? जी। ये हाँ, वो मतलब उन्होंने उनके साथ वालों ने सारों ने मिलकर के सबने मिल के, इसकी स्थापना। अच्छा, जी, तो अंकल का बड़ा रोल है इसमें। जी, शिकागो में। हाँ, तो अभी तो वो उसमें सेटल्ड कहाँ है? शिकागो में ही, शिकागो में रहते जी। हैं। हुँ। तो उसमें उनकी जो सेवाएँ और जो ये समाज सेवा को देखते हुए वहाँ एक बार जो अपने मेयर एडवाइज़री काउंसिल में भी उनको भारतीय समुदाय की तरफ से मेंबर बनाया था। अच्छा। जी। और हाँ। डेमोक्रेटिक पार्टी के ओबामा साहब जो प्रेज़िडेंट थे, वो वहीं से सीनेटर थे, शिकागो से। जी। तो उसमें फिर अंकल को लाइफ़ टाइम अचीवमेंट की अवार्ड मिले। एक किंग मार्टिन लूथर वहाँ प्रतिष्ठित अवार्ड है, वो भी उनको मिला था समाज सेवा के लिए। और एक हमारे जो विश्व हिंदू परिषद की, आरएसएस की एक संस्था है वहाँ, गीता मंडलम, तो उन्होंने भी समाज सेवा के लिए अंकल को सम्मानित किया था। अच्छा, जी। क्या बात है! तो उनके बच्चे क्या करते हैं? अब बच्चे वहीं सेटल्ड है? वही सेटल है, बिज़नेस है, अलग-अलग है। अच्छा, कोई जॉब कर रहे हैं, कोई बिज़नेस। तो वो रहते शिकागो ही है? शिकागो। एक सिस्टर है मेरी कज़न, वो वहाँ सैन फ्रांसिस्को है, बाकी कैलिफ़ोर्निया। अच्छा।
तो उनका तो अमेरिका में बड़ा नाम है। जी, समाज सेवा में अपने एशियाई समुदाय पूरा उनको अब एज क्या हो गई उनकी? अब तो 90 प्लस हो गए, पापा से बड़े। हम्म। और दिल तो उनका यहीं हिंदुस्तान में ही रहता है। तो पहले प्रतिवर्ष आते थे, अब थोड़ा एज ज़्यादा हो गई। कोविड के बाद से उनका थोड़ा-सा वो नी रिप्लेसमेंट वगैरह थोड़ा मेडिकल प्रॉब्लम होने से फिर आ नहीं कुछ पाए। जर्नी भी लंबी है, जर्नी भी लंबी है, सीटिंग लंबी 18 हो घंटे जाती है। का लगातार हम्म। सफ़र। इस चक्कर में इस एज में आना अब थोड़ा जी, जी। वो है। फिर भी आपकी तो आजकल बात होना तो बड़ी वो इजी हो गई। हाँ, बात का तो बिल्कुल। हम्म। एक समय था तब तो वो बुक करवा के अपने को करवाना पड़ता था। हाँ, अब तो खैर वो मोबाइल से। चलो डॉक्टर साहब, आप हमारे यहाँ पधारे, खूब सारी बातें शेयर की, आपने अपने जीवन से जुड़े अनछुए पहलुओं पर चर्चा की, शायद आज से पहले आपने कहीं नहीं करी होगी। नहीं, बिल्कुल सही बात आप यहाँ हमारे है। पधारे, आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद रिजवान जी।